मेरे सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, हम लोग अमेंडमेंट्स की सीरीज कर रहे हैं और इसके अंदर कैपिटल गेन्स के अमेंडमेंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस करने हैं। कैपिटल गेन्स के अमेंडमेंट्स में जो सबसे पहला अमेंडमेंट जो बहुत मेजर अमेंडमेंट है और मेरे को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम के अंदर 5 से लेकर 8 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, और वो अमेंडमेंट है रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ स्लम सेल। स्लम सेल का जो टॉपिक है, इसके लिए हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 50B। स्लम सेल का ये टॉपिक क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ। अब इसके अंदर जो अमेंडमेंट है वो, हालांकि अमेंडमेंट तो सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के ऊपर आया है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने उससे रिलेटेड पूरा एक नया रूल बना के पूरे नए तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट किया है। आप बिल्कुल ऐसे ही बोले कि दैट इट इज़ अ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। तो जो कंसेप्ट पहले था वही कंसेप्ट अब भी है, लेकिन उसको सिर्फ जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो बदल दिया है। हमारे सी इंस्टीट्यूट ने भी इस बात को समझा और हमारे सी इंस्टीट्यूट ने सिर्फ उसी पॉइंट को हाईलाइट किया जो नया पॉइंट आया, और क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें तो वही हैं जो पहले भी थी, तो उसको इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। आपके जो अभी हाल फिलहाल के अंदर रिवीजन टेस्ट पेपर आया था, आरटीपी आया था, उसके अंदर भी इन्होंने स्लम सेल का एक क्वेश्चन दिया है। ये जो स्लम सेल का क्वेश्चन आरटीपी में दिया हुआ है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही है जो आज से लगभग 4-5 साल पहले एग्जाम में पूछा गया था। उसी क्वेश्चन को आरटीपी के अंदर डाल दिया। एंड अगर आप लोग रिकॉल करें, मैं हमेशा 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 से ये बात बोलता आया हूँ कि रिवीजन टेस्ट पेपर, आरटीपी और एमटीपी इसके अंदर नए क्वेश्चंस बहुत बहुत कम आते हैं। वो सभी क्वेश्चंस जो कभी ना कभार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आरटीपीएस के अंदर और एमटीपीएस के अंदर दिया जाता है। तो अगर आप क्रोनोलॉजी समझें, अगर आप सीक्वेंस को समझें, तो सबसे पहले कोई भी नया क्वेश्चन अगर आता है तो वो एग्जामिनेशन में आता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को या तो हूबहू या थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, थोड़ा सा उनको चेंज करके वो आरटीपी के अंदर दे दिया जाता है, और फिर वही क्वेश्चन जो आरटीपी में दे दिया जाता है वो कुछ समय के बाद, या तो उसी समय या उसी टाइम पे या फिर कुछ समय के बाद उसको एमटीपी में दे दिया जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं जी आरटीपी करना है, एमटीपी करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारे टीचर भी अपने आप को बहुत उसमें एग्जैजरेट करते हैं। तो एग्जैजरेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी एग्जामिनेशन में आ रहा है वही आरटीपीएस के अंदर आता है, वही एमटीपीएस के अंदर आता है, और ये बात 80% बिल्कुल ठीक है। हाँ, बहुत कम कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ नए क्वेश्चन जो हैं वो आरटीपीएस एमटीपीएस में डाल दिए जाते हैं, बट उसकी प्रोबेबिलिटीज और चांसेस हमेशा बहुत कम होते हैं। कमिंग बैक, आरटीपी के अंदर जो इस बार क्वेश्चन दिया है स्लम सेल से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और वो क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, ये मैंने जैसे भी आपको बताया, और ये एग्जाम में आने के इसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। कहीं पे भी कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास मेरे मोबाइल नंबर्स हैं, आप मेरे मोबाइल नंबर्स पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हैंड आउट, अमेंडमेंट्स का हैंड आउट आप लोगों के पास, सबके पास है, और इस अमेंडमेंट्स के हैंड आउट में मेरा मोबाइल नंबर भी गिवन है। आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को कांटेक्ट करना चाहें तो आप मेरे को इस मोबाइल नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए जरा स्लम सेल के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बात समझाऊंगा, और अगर आपको याद हो तो मैंने बिल्कुल यही एग्जाम्पल, या आप ऐसा कहें कि मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल अपनी क्लास के अंदर भी लिया था। लेट अस टॉक अबाउट अ कंपनी या अ बिजनेस ग्रुप जिसका नाम है टाटा। लेट अस टॉक अबाउट टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के बारे में अगर हम लोग बात करें, टाटा ग्रुप के बारे में बात करें तो टाटा ग्रुप में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं टाटा के पास। मैं कंपनीज की जगह मैं बिजनेस वर्ड यूज करूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप लोगों को पता है कि टाटा का एक तो सॉफ्टवेयर का बिजनेस है जिसको हम लोग बोलते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंपनी का नाम है। टाटा कार्स और मोटर व्हीकल्स बनाता है, तो हम लोग उसको टाटा मोटर्स बोल देते हैं, टाटा मोटर्स। और आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ज़माना है,
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ज़माने में तो टाटा मोटर्स मेरे ख्याल से इंडिया की अगर हम लोग बात करें कम से कम तो ये सबसे आगे है। इसी प्रकार से टाटा वाले घड़ी बनाते हैं, घड़ियाँ बनाते हैं, रिस्ट वॉचेस बनाते हैं टाइटन के नाम से। आप सबने नाम सुना होगा टाइटन का भी। टाइटन, टाटा वाले स्टील बनाते हैं तो टाटा स्टील का नाम भी आ जाता है इसके अंदर। और इसी प्रकार से टाटा वालों का अपना रिटेल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल स्टोर है क्रोमा के नाम से। क्रोमा भी टाटा का है। टाटा वाले बहुत सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स भी बनाते हैं। और इस प्रकार से टाटा वालों के और सैकड़ों काम है, सैकड़ों काम है। तो मैंने यहाँ पे ईटीसी लिख दिया, एंड ऑफ द थिंकिंग या एंड टू द थिंकिंग, या ऐसी कुछ ईटीसी का फुल फॉर्म रहता है, तो मैंने ईटीसी लगा दिया यहाँ पे। ठीक, तो बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है टाटा मोटर्स का। नाउ टाटा मोटर्स ने मन बनाया, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ बात को समझाने के लिए। टाटा ग्रुप ने अब ये मन बना लिया कि हम जो अपनी घड़ियों का बिजनेस है टाइटन वाला, उसको हम बेच देंगे। मन बनाया इन्होंने कि हम इसको बेच देंगे। तो एक कंपनी, मान लेते हैं कोई एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने टाटा को कहा कि टाटा साहब, सुनने में आया है आप घड़ियों का बिजनेस बेच रहे हैं, टाइटन का बिजनेस बेच रहे हैं, तो सर अपनी बैलेंस शीट दिखा दीजिए, हम इसमें थोड़े से इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो टाइटन वालों ने अपनी बैलेंस शीट दिखा दी। अब बात को ध्यान से समझना, बैलेंस शीट से रिलेटेड ये बात भी आपको अच्छे से याद है कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि बैलेंस शीट बनाने का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है जो कि हमें कंपनी लॉ में गिवन है। और अगर वो याद हो तो अच्छी बात, याद नहीं होता तो मेरी इस बात को सुन लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ये होता है श्री राम लंका चले पैदल, श्री राम लंका चले पैदल। ठीक है, लायबिलिटी साइड में ये सीक्वेंस आता है। और एसेट साइड की अगर हम लोग बात करें तो आता है फादर इज कॉलिंग लवली मदर पर्सनली, फादर इज कॉलिंग लवली मदर पर्सनली। और अगर दूसरे साइड की बात करें तो श्री राम लंका चले पैदल। तो जहां पे श्री राम से एस से आता है हमारे पास शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। आर से आता है हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, एल से आता है लोन्स टेकन, जो आपने लोन्स लिए हुए हैं, सी से आता है आपके पास करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और पी से आपके पास आ जाते हैं प्रोविजंस। उसके बाद अगर हम लोग एसेट साइड पर जाएं तो दिस विल बी फिक्स एसेट्स, दिस विल बी योर फिक्स एसेट्स, दिस विल बी योर इन्वेस्टमेंट्स, this will be your current assets, this will be your loans given, जो loans और advances आपने दिए हुए हैं वो, then this will be your miscellaneous expenses, and then P will be profit and loss account का अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है तो फादर इज कॉलिंग लवली मदर पर्सनली एसेट साइड पे, श्री राम लंका चले पैदल आपके कैपिटल साइड पे या लोन्स की साइड पे या लायबिलिटीज की साइड पे बैलेंस शीट में आ गया। नाउ जब टाटा ने अपनी टाइटन की बैलेंस शीट दिखाई तो बैलेंस शीट के अंदर इन्होंने दिखाया कि साहब हमारे पास जो फिक्स एसेट्स हैं वो फिक्स एसेट्स हैं, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास 500 लाख रुपए के, कुछ करंट एसेट्स हैं मान लेते हैं 100 लाख रुपए के, 100 लाख रुपए के कुछ करंट एसेट्स हैं। इन्होंने दिखाया कि साहब हमारा जो शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल हमारा चल रहा है 350 लाख रुपए का, 350 लाख का शेयर कैपिटल है। रिजर्व सरप्लस में हमारे पास 50 लाख रुपए रखे हुए हैं। हमारे कुछ लायबिलिटीज चल रही हैं, कुछ लोन्स हमने लिए हुए हैं, तो 400 ये हो गया, 200 बच गया। तो भाई हमने 100 लाख के लोन्स लिए हुए हैं, 100 लाख की हमारी कुछ करंट लायबिलिटीज चल रही हैं। तो अगर आप दोनों साइड को टोटल करके देखेंगे तो यहाँ पे भी 350 और 50 4 और ये 6, तो यहाँ पे भी 600 लाख हो गया और यहाँ पे भी 600 लाख हो गया। और बैलेंस शीट में एक आइटम इन्होंने बैलेंस शीट के बाहर दिखाया हुआ है और वो है बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड मान लेते हैं 5 लाख रुपए का इन्होंने दिखाया हुआ बैलेंस शीट के बाहर। अच्छा, बैलेंस शीट के बाहर क्यों दिखाया?
ध्यान रखिएगा, जब आपने बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवाया है तो अब जो ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट पे बैंक आपके डेटर के पास जाएगा, और अगर डेटर ने पेमेंट कर दिया फिर तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मान लीजिए अगर डेटर बैंक को पेमेंट नहीं करता है तब वो बैंक टाटा के पास आएगा और कहेगा साहब मेरा 5 लाख रुपए मेरे को दीजिए। तो दैट मीन्स ये 5 लाख रुपए बन जाता है कंटिजेंट लायबिलिटी। दिस इज नॉट द रियल लायबिलिटी, दिस इज नॉट द बुक लायबिलिटी, दिस इज द कंटिजेंट लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज। इस वजह से कंटिजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट से बाहर दिखाया गया है। नाउ ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट है। अब हुआ ऐसा कि ये जो कंपनी एक्स लिमिटेड है जिसने बैलेंस शीट मांगी थी उसको ये बैलेंस शीट मिल गई, तो कंपनी एक्स लिमिटेड ने अब टाइटन को कहा कि हम आपको इसके बदले में 900 लाख रुपए ऑफर करते हैं और हम आपका पूरा बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे। जब पूरे बिजनेस को टेक ओवर करेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट के अंदर हर एसेट को टेक ओवर कर दिया जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर हर लायबिलिटी को टेक ओवर कर दिया जाएगा, जिसके बदले में एक्स लिमिटेड हैज एग्रीड टू पे टाइटन 900 लाख रुपीस। उदाहरण चल रहा है सिर्फ, तो ध्यान रखेंगे ये जो ट्रांजैक्शन है जहां पे एक लमसम पेमेंट देके किसी बिजनेस को पूरे के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया जाता है बाय मेकिंग अ पेमेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, बाय मेकिंग अ पेमेंट इन अ लमसम। जब आप किसी पूरे के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं, उनके सारे एसेट्स को टेक ओवर कर लेते हैं, उनके सारी लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लेते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल इन द टैक्सेशन लैंग्वेज द स्लम सेल। इसे हम लोग बोलते हैं स्लम सेल। ये जो स्लम सेल है, ये जो मैंने अभी आपको बात समझाई है, ये हमारी डेफिनेशन में भी लिखी हुई है। आइए जरा स्लम सेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं जो सेक्शन 242C में इन्होंने डेफिनेशन दिया है। ये क्लॉज 42C है, आप इसे सब सेक्शन कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप क्लॉज बोले तो ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा। ध्यान से पढ़ेंगे स्लम सेल। सेक्शन 2 क्लॉज 42A, स्लम सेल मीन्स वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। मीन्स अ ट्रांसफर का मतलब है द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ वन और मोर ऑफ द अंडरटेकिंग्स। तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर टाटा ग्रुप ने अपना टाइटन जो एक डिपार्टमेंट है, एक पार्ट है, उसको इन्होंने ट्रांसफर किया। ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग्स बाय एनी मीन्स, यहां पे वर्ड आ गया बाय एनी मीन्स, ये एक नया वर्ड है बाय एनी मीन्स। अगर हम लोग पुरानी डेफिनेशन को देखें तो पुरानी डेफिनेशन में एनी मीन्स वर्ड नहीं लिखा हुआ था, वहां पे कुछ और वर्ड लिखा हुआ था, वहां पे वर्ड सेल लिखा हुआ था। चलिए पढ़ते हैं। स्लम सेल मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ एनी वन और मोर अंडरटेकिंग बाय एनी मीन्स फॉर अ लमसम कंसिडरेशन। जैसे मैंने भी आपको कहा कि एक्स लिमिटेड कहता है कि हम आपको 900 लाख रुपए दे रहे हैं, 9 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप अपना टाइटन का बिजनेस हमें दे दीजिए। तो लमसम कंसिडरेशन विदाउट वैल्यूज बीइंग असाइन्ड टू द इंडिविजुअल एसेट एंड इंडिविजुअल लायबिलिटी इन सच सेल। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि वो पूरे की पूरी बैलेंस शीट को टेक ओवर कर लेंगे, वो पूरे के पूरे एसेट्स को टेक ओवर कर लेंगे, वो पूरे के पूरी लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लेंगे। किसी भी इंडिविजुअल एसेट का वैल्यूएशन नहीं होगा, किसी भी इंडिविजुअल लायबिलिटी का वैल्यूएशन नहीं होगा, और उसको टेक ओवर कर दिया जाएगा ऑन द वैल्यूज विच आर अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। इसको हम लोग बोलते हैं स्लम सेल। तो डेफिनेशन से ये बात हमें अच्छे से समझ आ गई। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये नया वर्ड आया बाय एनी मीन्स, तो बाय एनी मीन्स में क्या क्या आ रहेगा? बाय एनी मीन्स में आ जाएगा द सिचुएशन विल कवर ऑल ट्रांजेक्शन लाइक सेल, एक्सचेंज, अमलगमेशन, डीमर्जर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बाय द ट्रांसफरी। तो ये हर तरीके की जो ट्रांसफर है वहां पे स्लम सेल के प्रोविजन अप्लाई हो रहेंगे। नाउ स्लम सेल में, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे कहा, स्लम सेल में कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना होगा। तो ये कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट होगा? ये भी बहुत आसान है। कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है, और वो आसान तरीका ये है, वो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका ये है कि कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते समय आप सेल कंसिडरेशन, जो भी आपका सेल कंसिडरेशन है,
उसमें से आप सेलिंग एक्सपेंसेस सबसे पहले माइनस कर दें, जो कि हम लोग कैपिटल गेन्स में हमेशा करते हैं। तो जैसे ही आपने सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास बच जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। तो आपके पास यहां पर नेट सेल कंसिडरेशन बचेगा। ये जो नेट सेल कंसिडरेशन है, अब आपने यहां से लेस करना है। कुछ बातें ध्यान रखिएगा, स्लम सेल से रिलेटेड बता रहा हूं। जब आप यहां पे लेस करेंगे तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एसेट की इन कॉस्ट को लेस करते हैं, उसकी जो इंप्रूवमेंट की कॉस्ट है वो लेस करते हैं। एसेट लॉन्ग टर्म नेचर का है तो हम उसमें इंडेक्सेशन करते हैं। लेकिन स्लम सेल में आपने ऐसा कुछ नहीं करना। स्लम सेल में आपने सीधा यहां से नेट वर्थ लेस कर देना है। नेट वर्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग आपने यहां पे लेस कर देना है। अब ये नेट वर्थ क्या होता है वो मैंने भी आपको बताना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो नेट वर्थ लेस करते ही अब आपके पास जो डिफरेंस आएगा, आप उसको बोलेंगे कि साहब ये डिफरेंस जो है ये आपका कैपिटल गेन्स है। अब कैपिटल गेन्स, ये वाला जो कैपिटल गेन्स है ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ये कैसे पता चलेगा? तो हमारी सरकार ने कहा कि हम ये देखेंगे, इसी एग्जाम्पल की को मैं कंटिन्यू करता हूं, हम ये देखेंगे कि कैपिटल गेन्स का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन कितने साल से चलता आ रहा है, ये कितने साल से इस्टेब्लिश्ड है और चल रहा है, ऑपरेशनल है, रनिंग है बिफोर स्लम सेल। तो अगर एक टाइटन ऑर्गेनाइजेशन 3 साल से ज्यादा रनिंग था, 3 साल से ज्यादा इस्टेब्लिश हो चुके, 3 साल से ज्यादा हो चुके थे इसे इस्टेब्लिश हुए, तब इसे हम लोग बोलेंगे कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। और अगर इसको 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया गया है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। तो इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितने सालों से चल रहा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। तो मान लेते हैं हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर टाइटन पिछले 10 साल से चल रहा है, मान लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। तो ये कैपिटल गेन्स हमारा फिर क्या बन जाएगा? ये कैपिटल गेन्स हमारा बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक हो गई, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मैंने बात बोली 3 साल वाली, आओ पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आपका बनेगा। ये जो मैंने 3 साल वाली बात बोली है, ये सेक्शन 50B सब सेक्शन 1 में लिखी गई है, ध्यान से पढ़ेगा। कहता है वेदर द कैपिटल गेन शैल बी द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विल डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द अंडरटेकिंग बिफोर इट इज ट्रांसफर्ड। तो ये ट्रांसफर हो उससे पहले वो अंडरटेकिंग आपने कितने पीरियड के लिए रखी है अपने पास, उसके ऊपर डिपेंड करेगा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। फॉर दिस पर्पस द पीरियड ऑफ होल्डिंग will be taken to be 36 months, 36 months, 36 महीने, 3 साल। और साथ में ध्यान रखिएगा, the second proviso of section 48 that is a system of indexation shall not be applicable in case of long term capital gains। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन अलग से इंडिविजुअली नहीं करेंगे, किसी का भी अलग अलग आप वैल्यूएशन नहीं करेंगे, लेकिन आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्थ। अब क्योंकि आपने किसी भी एसेट की इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, इस वजह से उन एसेट्स का इंडेक्सेशन भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ना शॉर्ट टर्म की केस में इंडेक्सेशन होगा, ना लॉन्ग टर्म की केस में इंडेक्सेशन होगा। शॉर्ट टर्म में तो होता ही नहीं है, इंडेक्सेशन तो करते ही लॉन्ग टर्म की केस में है, लेकिन उस लॉन्ग टर्म का भी आपने इंडेक्सेशन नहीं करना है स्लम सेल की केस में। तो इतनी बात भी हम लोगों को समझ आ गई। तो अगर हम लोग इसी को कंटिन्यू करें तो हमारे पास क्या पोजीशन आ रही है कि इस नेट सेल कंसिडरेशन में से आपने नेट वर्थ आपने लेस किया, और नेट वर्थ लेस करने के बाद आपके पास क्या आ गया? आपने सेल कंसिडरेशन में से नेट वर्थ लेस किया, और नेट वर्थ लेस करने के बाद आपके पास कैपिटल गेन्स आया। और ये कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कितने सालों से चल रहा है बिफोर इट वाज ट्रांसफर्ड। तो यहां तक कोई इश्यूज नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है कि सर ये नेट वर्थ क्या होता है? सर व्हाट इज दिस नेट वर्थ? तो बेटा नेट वर्थ तो बहुत ही आसान है। अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति की आप वर्थ कैलकुलेट कर दीजिए, तो वर्थ कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान है। वर्थ कैलकुलेट कैसे होगा? वर्थ कैलकुलेट ऐसे होगा
कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स हैं उनमें से आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लायबिलिटीज को लेस कर दीजिए, तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्थ है वो आ जाएगा। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, अगर इसी बैलेंस शीट में अगर हम लोग चलो, सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं कि आपने ये वाला अमाउंट कैलकुलेट करना है, आपने ये वाला अमाउंट कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स उसके अंदर कितना पैसा इन्वेस्टेड है, आपने ये वाली फिगर कैलकुलेट करनी है जो लाल रंग के गोले में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है जी, आपने ये वाली फिगर निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? आपके पास ये जितने एसेट्स हैं, ये जितने आपके पास एसेट्स हैं, इनमें से आप इसकी जो लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज को लेस कर दीजिए। तो अगर एसेट्स में से आप ये लायबिलिटीज लेस कर दोगे तो रिजल्टेंटली आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो इसका कैपिटल बच जाएगा, वर्थ बच जाएगा। तो मेन आइडिया यही है कि आपने उसका कैपिटल कितना है ये कैलकुलेट करना है, या उसका वर्थ कितना है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितने का है ये आपने कैलकुलेट करना है। और उसके लिए हमारे पास आते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एंड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज विल बी इक्वल टू योर नेट वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एसेट्स के अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम है। एसेट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है? एसेट्स के अंदर प्रॉब्लम यह है कि भाई एसेट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। तो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, फर्नीचर की बात करें, तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं। कुछ एसेट्स ऐसे हैं, जैसे कि हम लोग बात करें लैंड की, ज़मीन की, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, लैंड की वैल्यू बढ़ती है, तो वो एप्रिशिएबल नेचर का एसेट है, डेप्रिसिएशन कभी ज़मीन के ऊपर नहीं लगाते हम लोग। तो इन सभी एसेट्स में कौन सी वैल्यू ली जाए? डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में कौन सी ली जाए, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में कौन सी ली जाए, इमूवेबल एसेट्स के केस में कौन सी वैल्यू ली जाए? तो उसके लिए अब इस साल हमारी भारत सरकार ने एक रूल बना दिया, रूल नंबर 11 यूएई। रूल नंबर 11 यूएई, यहाँ पे इन्होंने ये वाला रूल नंबर दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे आपको ये रूल दिखाई देगा, रूल नंबर 11 यूएई। हालांकि इस रूल के अंदर जो बातें कही गई है वो कोई नई बात नहीं है, ये वही बातें हैं जो हम लोगों को पहले से पता है, वही बातें हैं। आओ, जो मैंने आपको अभी तक समझाया वो मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कहाँ पे लिखवाया हुआ है। आपने नेट वर्थ कैलकुलेट करना है, मैंने जैसे अभी अभी आपको समझाया। नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट होगा? नेट वर्थ कैलकुलेट करते समय आपने एसेट्स की वैल्यू में से माइनस कर देना है लायबिलिटीज की वैल्यू। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज की वैल्यू लेस कर दोगे, एसेट्स में से लायबिलिटीज की वैल्यू लेस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ रहेगा? एसेट्स में से लायबिलिटीज की वैल्यू को अगर आप लेस कर दोगे तो आपके पास आ रहेगा मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वो हाईलाइट हो नहीं पा रहा है। चलो, हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो नेट वर्थ में हम लोग क्या करेंगे? एसेट्स की वैल्यू में से लायबिलिटीज की वैल्यू को लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट वर्थ आ जाएगा। यही बात मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाई थी बैलेंस शीट में। कहाँ गई भाई बैलेंस शीट, कहाँ गई? ये रही बैलेंस शीट। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि सारे एसेट्स में से लायबिलिटीज की वैल्यू को लेस कर दीजिए तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा, दैट इज नेटवर्थ आ जाएगा। वही चीज इन्होंने यहाँ पे भी लिख के दी है। अब प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि एसेट्स तो भाई अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो एसेट्स की कौन सी वैल्यू को कंसिडर करें, उसके लिए हमें यहाँ पे कानून के अंदर लिख के बता दें कि हमने कौन कौन से एसेट्स लेने हैं। तो अगर हम लोग एसेट्स की वैल्यू लेते हैं तो एसेट्स की वैल्यू में क्या क्या आएगा, और फिर हम जो आएगा उसको हम लोग एग्रीगेट कर देंगे, कौन कौन से वैल्यू लेंगे। अगर एसेट डेप्रिशिएबल नेचर का है तो फिर उसकी आपने रिटर्न ऑन वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू आपने लेनी है, कैलकुलेट करना है, वो लेना है आपने। अगर आपका कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो आप सबको अच्छे से पता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल का तो अब इस साल से कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करते हम लोग, तो उसका आपने लेना है जीरो वैल्यू। इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई वो बिजनेस है जो सेक्शन 35 AD में क्वालिफाई होता है, 35 AD आपको अच्छे से याद है, वो 14 टाइप ऑफ बिजनेसेस
जो कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था। उस जमाने में 5-6 बिजनेस थे, अब बढ़ते बढ़ते 14 हो गए। ये 14 ऐसे बिजनेसेस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर वेरी क्रूशल फॉर द इकोनॉमी ऑफ द बिजनेस, इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। तो वो जो एसेट्स हैं या वो जो बिजनेस है, उस बिजनेस के एसेट्स की कीमत को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डेबिट कर देते हैं। अब आप सोचिए, जब आपने उसके एसेट्स की वैल्यू को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ही कर दिया तो एसेट की वैल्यू कितनी बची? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, उसकी वैल्यू बची 0, तो हमने यहां पे ले लिया 0। और फिर जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, उन एसेट्स की जो भी बुक वैल्यू है, आपने उन बुक वैल्यू को लेना है। अब बुक वैल्यू में भी क्या क्या आएगा उसके बारे में भी इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है, अभी बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में भी। तो आपने एसेट्स की कौन सी वैल्यू लेनी है वो आपको मैंने बता दिया। लायबिलिटीज का क्या करेंगे आप? लायबिलिटीज का क्या करेंगे? बहुत ध्यान से पढ़ना, लायबिलिटीज का आपने क्या करना है। लायबिलिटीज में जो भी लायबिलिटीज की बुक वैल्यू है, आपने उन बुक वैल्यू को कंसिडर करना है। जो कंटिजेंट लायबिलिटीज होती हैं वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती हैं, इस वजह से आपने उनको कंसिडर नहीं करना है। आपने बुक वैल्यू निकालना है, बुक वैल्यू में कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बैलेंस शीट में सिखाया था कि यहाँ पे बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड कंटिजेंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के बाहर आता है, बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता, तो आपने इसे कंसिडर नहीं करना। कंटिजेंट लायबिलिटीज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, ओनली द बुक लायबिलिटीज, रियल लायबिलिटीज आर टू बी कंसिडर्ड। तो ये हो गया जी आपके पास कहानी। नाउ अब यहां से हम लोग अगर थोड़ा और आगे चले तो कुछ चीजों को हम लोग समझने की और अच्छे से कोशिश करते हैं। आओ जरा ऊपर चलते हैं और एक एक चीज को देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमने कर लिया, दूसरा पॉइंट कर लिया, तीसरा पॉइंट कर लिया, फोर्थ पॉइंट देखिएगा। फोर्थ पॉइंट में जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, यहां पर फोर्थ पॉइंट बताता है कि आपने कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कैसे करना है। कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते समय आपने कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, जिसे सेल कंसिडरेशन बोलते हैं, उसको इन्होंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोल दिया। मेरे बेटा ये वो पॉइंट है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन जहां पे मेनली प्राइमरली अमेंडमेंट आया है, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे पॉइंट्स तो वही हैं जो पहले से चलते आ रहे थे। तो अगर आप सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखेंगे जहां पे उन्होंने अमेंडमेंट्स के बारे में बात करी है, तो वहां पे उन्होंने सिर्फ ये जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसी को लिखा हुआ है, और उसके अलावा रूल 11 यूएई का कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया हुआ। और ये जो फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन है, इसमें ध्यान रखना इस बात का कि जो फुल कंसिडरेशन है वो क्या होगा। इन्होंने यहां पे लिखा द मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विच इज कैलकुलेटेड एज पर रूल नंबर 11 UAE shall be deemed to be the full value of the consideration। इसका मतलब जो सेल प्राइस है वो सेल प्राइस कैलकुलेट कैसे करना है, वो सेल प्राइस आपने कैलकुलेट करना है रूल नंबर 12 UAE के मुताबिक। 11 सॉरी नॉट 12 11। तो अब हम लोग चलते हैं रूल 11 UAE के पास, पूछते हैं भाई तू बता दे कि सेल कंसिडरेशन कैसे निकालना है। तो रूल नंबर 12 AE कहता है कि साहब जो आपने सेल कंसिडरेशन निकालना है वो सेल कंसिडरेशन होगा इन दोनों का हायर। दो चीजें होंगी, आप इन दोनों का जो हायर होगा उसको आप मानेंगे सेल कंसिडरेशन। अब ये दो चीजें कौन कौन सी हैं? पहला द फेयर मार्केट वैल्यू 1 और दूसरा द फेयर मार्केट वैल्यू 2। तो फेयर मार्केट वैल्यू 1, द फेयर मार्केट वैल्यू 2 दोनों आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होंगी या आपको कैलकुलेट करना होगा। मार्केट वैल्यू 1 और मार्केट वैल्यू 2 का जो भी हायर अमाउंट होगा वो हायर विल बी द सेल कंसिडरेशन। अब मार्केट वैल्यू 1 कैसे कैलकुलेट करें? मान लीजिए अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो मार्केट वैल्यू 1 कैसे कैलकुलेट करें? तो यहां पे रूल नंबर 11 UAE कहता है कि मार्केट वैल्यू 1 जो होगा वो आप इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस L। A में क्या आएगा? A में आ रहा है बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, सभी एसेट्स की बुक वैल्यू। लेकिन यार ध्यान रखिएगा कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं
जिनकी कीमत टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। उदाहरण के तौर पे गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी बुलियन आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू रोज से चेंज होती है। आप लोग खुद सोचो, क्या सोने की कीमत रोज चेंज होती है? आजकल जो सोना है वो लगभग 48 या 49,000 रुपीज पर 10 ग्राम चल रहा है, लेकिन इसकी कीमत हमेशा चेंज होती है। कभी 10 रुपये बढ़ गया, कभी 50 रुपये गिर गया, कभी 100 रुपये बढ़ गया, कभी 200 रुपये गिर गया, और डेली बेसिस पे वैल्यू चेंज होती है। तो फिर यहाँ पे बात आ गई कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें भाई। तो उसके लिए इन्होंने अलग से कंसेप्ट दिया हुआ है। आगे देखिएगा, साथ साथ में ए के अंदर आपने ऐड करना है बी। अच्छा, इसमें जो और बातें लिखी हुई है उसको आप ज़्यादा ध्यान ना दे, इसको फाइनल में जाके कभी डिस्कस करेंगे, इंटरमेट डिस्कस नहीं कर रहे। अब बी पे देखिएगा, बी में क्या है, जो ज्वेलरी है और ऐसे जो आर्टिस्टिक वर्क की जो चीज़ें हैं वो अगर बाजार में बेची जाती हैं तो वो बाजार में किस वैल्यू पे बिकेंगी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर उसकी रिपोर्ट बना के देगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देगा उस वैल्यू के हिसाब से। याद रखिएगा, अगर हम लोग गोल्ड की भी बात करते हैं, किसी ज्वेलरी आइटम की बात करते हैं, तो उसके अंदर प्योरिटी और इम्प्योरिटीज होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पाए तो मैंने यहाँ पे ये गोल्ड का कड़ा पहना हुआ है। अब ये गोल्ड का कड़ा जो है ये कितना वेट है इसका, इसके अंदर कितना गोल्ड है, कितनी प्योरिटी है, कितनी इम्प्योरिटी है, उन सब चीज़ों के लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक वैल्यूएशन करेगा और उसकी रिपोर्ट बना के देगा। तो जो भी रजिस्टर्ड वैल्यू रिपोर्ट बना के देगा उसके मुताबिक जो उसने वैल्यू तय करी है वो वैल्यू बन जाएगा इसकी एसेट की वैल्यू। इसी प्रकार से शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं, तो उन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की वैल्यू है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जहां पे ए का मतलब है आपके सारे एसेट्स की वैल्यू, बी का मतलब है ज्वेलरी वगैरह के लिए रजिस्टर्ड वैल्यू ने जो वैल्यू दी है वो, सी का मतलब है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है उनकी वैल्यू, और डी का मतलब है आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी की एसडीवी, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग सर्कल रेट भी बोलते हैं। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, इसमें से आपने लेस करना है एल। एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को ध्यान देना, क्या लिखा हुआ, बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। बुक वैल्यू की बात हो रही है, कंटिजेंट लायबिलिटीज आर नॉट बुक वैल्यू लायबिलिटीज, तो आपने उनको लेस नहीं करना है। तो बुक वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज एज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द अंडरटेकिंग, बट इट विल नॉट इंक्लूड। तो लायबिलिटी साइड की सारी चीजें आपने लेनी है, लायबिलिटी साइड की सारी लायबिलिटीज आपने लेनी है जो बुक लायबिलिटीज है, लेकिन क्या नहीं लेना? रिजर्व्स और सरप्लस नहीं लेना, इक्विटी कैपिटल नहीं लेना, आपने इक्विटी नहीं लेना, आपने रिजर्व्स जो कि डिविडेंड के लिए हैं उनको आपने कंसिडर नहीं करना, किसी भी और प्रकार के रिजर्व्स और सरप्लस इंक्लूड नहीं करना, कोई इनकम टैक्स के प्रोविजंस आपने उसको कंसिडर नहीं करना, किसी प्रकार के प्रोविजंस या कंटिजेंट लायबिलिटीज वगैरह है आपने उनको कंसिडर नहीं करना। तो अगर एक बार मैं बैलेंस शीट पे वापस आ जाऊं, जो बार बार थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया, आपने क्या करना है, आपने ये एसेट्स की वैल्यू लेनी है, आपने ये एसेट्स की वैल्यू लेनी है, इन एसेट्स की वैल्यू में से आपने लायबिलिटीज की वैल्यू को लेस करना है, आपने लायबिलिटीज की वैल्यू को लेस करना है, और लायबिलिटीज की वैल्यू को लेस करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो आपका नेटवर्थ होगा। तो यहां पे भी तो बेसिकली नेटवर्थ ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके नेटवर्थ निकाल लो, तो ये आपके पास जो आएगा वो होगा फेयर मार्केट वैल्यू नंबर 1, FMV 1। तो शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड ये जो प्रोविजंस हैं, इन तीन चीजों को मिला दिया जाएगा तो वो बन जाएगा आपका नेटवर्थ, दैट इज अ फेयर मार्केट वैल्यू नंबर 1, FMV नंबर 1। तो ये FMV नंबर 1 मैंने आप लोगों को बता दिया कि FMV नंबर 1 कैसे निकालना आपने। उसके बाद वो कह रहा है कि FMV 1 के बाद आपने लेना है FMV 2। यहां पे गलती से FMV 1 लिखा हुआ है, यहां पे FMV 2 आ जाएगा।
FAB2 कैसे निकालोगे आप? FAB2 जो होगा वो होगा इस फॉर्मूले को यूज करके, EFGH। तो फेयर मार्क की वैल्यू 1 में क्या आएगा? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल, दैट इज नेटवर्थ। और फेयर मार्क की वैल्यू 2 में क्या आएगा? E प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। अब ये EFGH क्या है? और ध्यान रखना, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें हमारे रूल नंबर में लिखी हुई हैं। ये कहता है कि E का मतलब हो गया मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो जब कोई आप स्लम सेल में अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहे हैं, तो जितना पैसा आपको मिल रहा है वो ले लीजिए। इसी प्रकार से अगर आपको कोई नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रहा है तो उस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की मार्केट वैल्यू को कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए आपको कोई शेयर्स मिल रहे हैं। भाई जब आप कंसिडरेशन देते हैं, आप रिकॉल करें अमलगमेशन मर्जर का केस का अगर आप रिकॉल करें, तो वहां पे सिर्फ कंसिडरेशन पैसे की थोड़ी ना होती है, नॉन मॉनेटरी भी तो होता है। नॉन मॉनेटरी के केस में इक्विटी दिया जाता है। तो अगर कोई इक्विटी शेयर्स वगैरह दिया जा रहा है तो उन शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो कंसिडर कर ले आप। इसी प्रकार से अगर कोई मूवेबल एसेट है, जैसे कोई ज्वेलरी आइटम है, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसे कंसिडर कर ले। और साथ साथ में अगर कोई इमूवेबल है तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर कर ले। तो अब आप दो तरह से अपना जो सेल कंसिडरेशन है वो कैलकुलेट करेंगे। एक तो सेल कंसिडरेशन होगा बैलेंस शीट वैल्यू के हिसाब से, नेट वर्थ के हिसाब से, और दूसरा सेल कंसिडरेशन आपका जो होगा वो बेसिकली होगा उसके हिसाब से जो पैसा या जो कंसिडरेशन आपको एक्चुअल में मिल रहा है। दोनों का हायर जो आप लेंगे, उस हायर को हम लोग यहां पे बोलेंगे आपका सेल कंसिडरेशन। तो मार्केट वैल्यू नंबर 1, मार्केट वैल्यू नंबर 2 विल बी द सेल कंसिडरेशन। वापस ऊपर जा रहा हूं। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। इसमें से आपने लेस करना है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन में से आपने लेस करना है। क्या लेस करना है? डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड डीम्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो बेसिकली डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डीम्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब आपका नेटवर्थ है। नेटवर्थ क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो आप वो नेटवर्थ को लेस कर दोगे, नेटवर्थ को लेस करोगे तो आपके पास कैपिटल गेन्स का अमाउंट आ जाएगा। नाउ अमेंडमेंट सिर्फ इस बात का था, जो अमेंडमेंट आया वो ये था कि सेल कंसिडरेशन कैलकुलेट कैसे होगा। लेकिन सेल कंसिडरेशन के अलावा जो नेटवर्थ कैलकुलेट करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है और बाकी की सारी चीजें हैं, वो तो सब पुरानी ही चलती आ रही हैं। और इसी वजह से हमारे सी इंस्टीट्यूट ने स्लम सेल में सिर्फ जो सेल कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, मार्केट वैल्यू नंबर 1, मार्केट वैल्यू नंबर 2, उन दोनों के बारे में बात करी है, उसके अलावा और कोई बात नहीं करी है। आओ जरा अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इसका। मार्केट वैल्यू नंबर 1, मार्केट वैल्यू नंबर 2 जरा एक बार सीखते हैं और इसका एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं कि ये काम किस प्रकार से किया जाएगा। ध्यान से कीजिएगा, मैंने अपने हैंडआउट्स में आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिया हुआ है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके सीए के एग्जाम में आ चुका है नवंबर 2010 में, और यही क्वेश्चन जो नवंबर 2010 में आया था इसको आरटीपी के अंदर डाल दिया मई 2022 में। तो 12 साल के बाद जो आरटीपी आया उसके अंदर डाल दिया। और इससे पहले भी ये वाला जो क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप पे आरटीपीस में पूछा जा चुका है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ऐसा नहीं होता कि आरटीपी के अंदर कोई नए क्वेश्चंस आते हैं, एमटीपी के अंदर नए क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं होता। जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को नया बना के शो किया जाता है। जरा ध्यान से पढ़ेगा। एग्जामिनर कहता है मिस्टर आदित्य इज अ प्रोप्राइटर ऑफ स्टार स्टोर्स हैविंग 2 यूनिट्स। तो प्रोप्राइटर है एक स्टार स्टोर्स का जिसके अंदर 2 यूनिट्स हैं। ऑन 1st of April 2021 ही हैज ट्रांसफर्ड यूनिट नंबर 2। तो इस ईयर के स्टार्टिंग में अप्रैल 21 में 21-22 में उसने यूनिट नंबर 2 को बेचा है, विच इज स्टार्टेड इन द ईयर 2004-05। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि 2004-2005 में बिजनेस को स्टार्ट किया था
और बेच रहा है 21 में, दैट मीन्स 3 साल के बाद बेच रहा है। अगर एसेट को 3 साल के बाद बेचा जाता है, अगर एसेट को 3 साल के बाद बेचा जाता है या अंडरटेकिंग को 3 साल के बाद बेचा जाता है, तो कैपिटल गेन्स विल बी कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो यहां पे जो कैपिटल गेन्स आएगा दैट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। आगे में देखिएगा, on 1st of April 21 he has transferred unit number 2 which he started in the year 2004-5 by way of slum sale for the total consideration of 18 लाख रुपए। तो कितने का बेचा? 18 लाख का बेचा। इसको जो पैसा मिला वो कितना मिला? 18 लाख रुपए मिला। दैट इज आपको यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू नंबर 2, एफएमवी नंबर 2 गिवन है 18 लाख रुपीस का। अब हमें एफएमवी नंबर 1 कैलकुलेट करना होगा, एफएमवी नंबर 2 हमें ऑलरेडी गिवन है। The professional fees and brokerage paid on the transfer is 78,000 रुपीज। तो एक तरह से आपको जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो दिया हुआ है 78,000 रुपीज का। बैलेंस शीट आपको मार्च 2021 की गिवन है, आपके सामने ये बैलेंस शीट है। कैपिटल इन्वेस्टेड है, रिजर्व सरप्लस है, बैंक लोन दिया हुआ है और वो कहता है बैंक लोन में से 70% बैंक लोन यूनिट 1 का है। तो उल्टा करके सोचो, अगर 70% यूनिट 1 का है तो यूनिट 2 का कितना होगा? यूनिट 2 का होगा यूनिट 2 का होगा 30%। इसी प्रकार से ट्रेड क्रेडिटर्स के बारे में कह रहा है, कहता है 20% यूनिट 2 का है। अच्छी बात है, हमें यूनिट 2 का ही तो निकालना है। फिर अनसिक्योर्ड लोन्स में वो कहता है 30% यूनिट 2 का है। अच्छी बात है, हमने तो यूनिट 2 का ही निकालना है। इस प्रकार से टोटल दे दिया है आपको 40 लाख रुपीस का। एसेट साइड पे चलते हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 के एसेट्स दिए हुए हैं। यूनिट 1 के एसेट्स का आपने कुछ नहीं करना, इनको तो भाई आप सीधा काटा मार दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। हमारा लिए तो इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में वो कहता है लैंड है 7.5 लाख की, फर्नीचर है 5 लाख का, डेटर्स है 3,50,000 रुपए के, पेटेंट्स है 7,25,000 रुपए का। और इस प्रकार से आपको बैलेंस शीट में 4 एसेट्स गिवन है। उसके नीचे कुछ एडिशन इंफॉर्मेशन है, ध्यान से पढ़ना। एडिशन इंफॉर्मेशन क्या कहता है? एडिशन इंफॉर्मेशन वो कहता है द लैंड ऑफ यूनिट 2 was purchased at 5 lakh rupees in the year 2004 and it has been revalued at 7,50,000 rupees on 31st of March 2021। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एसेट्स का रीवैल्यूएशन करना अलाउ नहीं होता है। एसेट्स का रीवैल्यूएशन करना अलाउ नहीं होता है। इस वजह से जो यहां पे इसने ये जो 2,50,000 का रीवैल्यूएशन किया, आपने इस 2,50,000 के रीवैल्यूएशन को इग्नोर कर देना है। और अगर आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहां पे रीवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है 2,50,000 रुपए का। ये 2,50,000 के रीवैल्यूएशन रिजर्व उस लैंड का ही रीवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है। तो जब आप लैंड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लैंड की वैल्यू विल बी टेकन एट 5 लाख रुपीस, नॉट एट 7,50,000 रुपीस। एक बात। दूसरी बात, एग्जामिनर कहता है नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड। ठीक है, तो लमसम है, किसी एक पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू नहीं है, लमसम है। पेटेंट्स वर एक्वायर्ड इन December 19 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। अब हम सबको पता है कि पेटेंट जो है वो डेप्रिशिएबल एसेट है और डेप्रिशिएबल एसेट की हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? WDV निकालनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप नेट वर्थ कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिशिएबल एसेट्स की आपने डेप्रिशिएटेड वैल्यू दैट इज WDV वैल्यू निकालनी है। ये कहता है कि डेप्रिसिएशन अभी तक दिया नहीं है पेटेंट्स के ऊपर, जो कि December 19 में दिया था। December 19 का मतलब हो गया 1920 और 1920 में भी ये पुट टू यूज है 180 डेज से कम। तो अगर पुट टू यूज 180 डेज से कम है तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पेटेंट्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके मैंने आपको दिया है। आपको अप्रैल 2021 पे उसकी वैल्यू कितनी है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी है, वो निकालना है। तो इसे एक्वायर किया था December 19 में 7,25,000 का। इसके अंदर आपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेस करना है। उस ईयर में पुट यूज 180 डेज से कम का है तो आधा डेप्रिसिएशन लगेगा। वैल्यू लेस किया, डेप्रिसिएशन लेस किया, वैल्यू आ गई, फिर 25% का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा करंट ईयर का, मतलब पिछले साल का 2021 का।
और करंट ईयर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 475 781। ध्यान रखना, अभी इसको हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद एग्जामिनर कहता है कि फर्नीचर जो यूनिट 2 का है वो है 5 लाख रुपए का, जिसको परचेज किया था दिसंबर 2020 में, और उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं दिया है। तो दिसंबर 20 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर 2021। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में हाफ डेप्रिसिएशन के ऊपर लगेगा, तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन भी लगा दीजिए। ये देखिए फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 5 लाख का आपने परचेज किया, 10% का डेप्रिसिएशन होता है, उसका हाफ कर दोगे क्योंकि पुट टू यूज 180 डेज से कम है, तो 25,000 लेस करके आपके पास जो अमाउंट आ गया वो आ गया 4,75,000 रुपीज का। तो 4,75,000 रुपीज आपके पास इस प्रकार से फर्नीचर की वैल्यू भी आ गई। डेप्रिशिएटेड वैल्यू फर्नीचर की, डेप्रिशिएटेड वैल्यू आपने निकाल लिया पेटेंट का, दोनों का निकाल लिया। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं एग्जामिनर क्या कहता है। एग्जामिनर कहता है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल इज 18,10,000 रुपए। वो ये कह रहा है, जो फेयर मार्केट वैल्यू दे रहा है वो कहता है कि साहब हालांकि पैसा मिला है 18 लाख रुपए का, लेकिन सारे एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें या उसकी जो कीमत हमें मिलनी चाहिए वो कैलकुलेट कर लें तो वो आता है 18,10,000 रुपए। इसका मतलब ये हो गया कि फेयर मार्केट वैल्यू 1, फेयर मार्केट वैल्यू 2 दोनों आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया है, और यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट कर लो उसका कैपिटल गेन। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आपके पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेंगे, आपने लेना है हायर। किस किस का हायर, जो FMV 1 है, जो FMV 1 है और जो आपको FMV 2 है FMV 2 है, दोनों का हायर। अब यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें FMV 1 और FMV 2 दोनों गिवन है। जो यहां पे वैल्यूज गिवन है दोनों, एक में गिवन है 18,10,000 रुपए और एक में गिवन है आपको 18 लाख रुपए। जो पैसा मिला FMV 2 वो है आपको 18 लाख रुपए। जो आपको मिलना चाहिए था, जो एसेट्स की वैल्यू है वो है 18,10,000 रुपए। 18,10,000 और 18 लाख में से हायर आता है 18,10,000, तो 18,10,000 में हमने यहां पे शो कर दिया। आपने यहां से एक्सपेंसेस को लेस करना है, जो कि आपको दिया हुआ है। एक्सपेंसेस का अमाउंट कितने का था, एक्सपेंसेस का अमाउंट, एक्सपेंसेस का अमाउंट आपको गिवन था, एक्सपेंसेस का अमाउंट आपको गिवन था ये रहा 78,000। तो 78,000 का एक्सपेंसेस का अमाउंट हमने यहां पे लेस कर दिया, आपके पास आ गया नेट सेल कंसिडरेशन। अब इस नेट सेल कंसिडरेशन में से आपने लेस करना है ऑर्गेनाइजेशन का नेट वर्थ। नेट वर्थ क्या होता है, नेट वर्थ होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज आपने यहां पे कैलकुलेट करके लेस करना है, और वो लेस करने के बाद आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपका कैपिटल गेन्स बन जाएगा। कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म में डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन कितने साल से चल रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन यहां पे हमारे इस एग्जांपल में ऑर्गेनाइजेशन 3 साल से ज्यादा चल रहा है, इस वजह से ये बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आएगा, लेकिन उससे पहले आपको नेट वर्थ कैलकुलेट करना होगा। नेट वर्थ में क्या आएगा, जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उनकी आपने लेनी है बुक वैल्यू। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स में क्या क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए। ध्यान रखना 2,50,000 का रिवॉल्यूशन रिजर्व कंसिडर नहीं किया हम लोगों ने। इसके साथ साथ में डेटर्स ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है आपको। उसके साथ साथ में आपने फर्नीचर की डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाली, आपने पेटेंट्स का डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाला, तो ये आपके पास टोटल आ गया 18,781 रुपीज एज अ टोटल बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। यहां से आपने माइनस करना है, क्या माइनस करना है, लायबिलिटीज माइनस करनी है। आओ जरा लायबिलिटीज माइनस करें। बैंक लोन, बैंक लोन जितना भी दिया हुआ है उसका 30% यूनिट नंबर 2 के लिए है, निकाल लिया हम लोगों ने 30%। क्रेडिटर्स का 20% यूनिट 2 के लिए है, वो भी निकाल लिया हम लोगों ने।
अनसिक्योर्ड लोन्स का 30% यूनिट 2 के लिए है, हमने वो भी निकाल लिया। तो टोटल लायबिलिटीज हम लोगों ने निकाल ली। तो जब आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस करोगे, एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस करोगे, तो आपके पास नेट वर्थ आ जाएगा। ये रहा आपका नेट वर्थ 1335,781। 1335,781 इज योर नेट वर्थ। इस नेट वर्थ को हम लोगों ने यहां पे ऊपर यूज किया 1335,781। आपके पास नेट सेल कंसिडरेशन माइनस जो आपका नेट वर्थ है वो करके आपके पास कैपिटल गेन्स आ जाता है, और ये कैपिटल गेन्स आपका बन गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। मेरे बेटा, आपके एग्जाम के अंदर मेरे को ये लगता है कि स्लम सेल का क्वेश्चन पक्का आएगा। स्लम सेल का जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स करवा दिए, और मैंने आपको एक लेटेस्ट आरटीपी के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो भी मैंने आपको करवा दिया। अब एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि हालांकि सारी कैलकुलेशन आसान है, सिर्फ मार्केट वैल्यू 1 और मार्केट वैल्यू 2 जो कैलकुलेट करना है उसके लिए अमेंडमेंट था, और उसके लिए फिर उन्होंने हमारी सरकार ने सोचा अमेंडमेंट क्या करना, चलो सारा ही सेक्शन यहाँ बना देते हैं, रूल्स वगैरह भी बना देते हैं। लेकिन ये रूल बना तो है 11 UAE। मैं इस बात को बहुत श्योरिटी से कह सकता हूं कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आपको मार्केट वैल्यू 1, मार्केट वैल्यू 2 दोनों क्वेश्चन में गिवन होगा। कैलकुलेट करना पड़ जाए इसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है। हाँ, नेट वर्थ कैलकुलेट करना हो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाएगा। आपको कभी भी स्लम सेल में कोई दिक्कत आए, स्लम सेल में कोई इशू आए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है, नहीं है तो लिख लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 8010921000। एक नंबर और लिख लीजिए, कई बार नेटवर्क की वजह से नंबर नहीं मिलता, तो एक नंबर और लिख लीजिए 8860068196। तो इन दो में से आप किसी भी नंबर पर मेरे को कांटेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। दोनों नंबर पर व्हाट्सएप भी चलता है। आई एम अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप, आई एम अवेलेबल ऑन द कॉल्स। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ स्लम सेल। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। Enjoy yourself. Happy learning to all of you.